प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। औरंगजेब पर सियासत महाराष्ट्र की पिछले कई दिनों से गर्म है, लेकिन ये सियासी आग बिहार भी पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस सियासी आग में महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली सियासी आग की तपिश झेल रहा था, लेकिन अब बिहार की सियासत भी इसकी तपिश से महरूम नहीं है। सवाल यह है कि आखिरकार जेडीयू में ही विवाद क्यों शुरू हो गया। एक तरफ जेडीयू एमएलसी खालिद औरंगजेब की तारीफ करते हैं, वो इतिहास के आईनों में जब पन्ने पलटते हैं तो कहते हैं कि औरंगजेब इतना बुरा नहीं था जितना कि उसको दर्शाया जा रहा है। वहीं जेडीयू के एमएलए संजीव, जो कि खगड़िया से आते हैं, संजीव सिंह, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि औरंगजेब की कभी प्रशंसा की नहीं जा सकती है और अगर जो कर रहा है उसको पार्टी से निकाला जाना चाहिए। बीजेपी ने भी खालिद को पार्टी से निकालने की मांग कर डाली। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से एनडीए में ही औरंगजेब नाम की तपिश महसूस की जा रही है, उसको लेकर के क्या कहा जाए कि अब एनडीए में विवाद की चिंगारी लग चुकी है और क्या एनडीए औरंगजेब नाम की तपिश से बच नहीं पाएगा। किस तरह की सियासत शुरू हो गई है बिहार में और इसमें एनडीए के घटक दल ही आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं कि विवाद क्या है, कौन नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। मेरे पार्टी के हो रहे हैं चाहे किसी पार्टी के रहे, औरंगजेब का तारीफ हम लोग बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, किसी सूरत पे नहीं कर सकते हैं। औरंगजेब हत्यारा था, सबसे क्रूर शासक भारत का अगर जोड़ा जाए तो औरंगजेब था। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया वो लाखों लोगों का, और खासकर हिंदुओं पे अलग अलग सरिया टैक्स, ये टैक्स, अलग अलग तरह का टैक्स हिंदुओं पे लगाया जाता था, कर बढ़ा दिया जाता था हिंदुओं के लिए, और मंदिरों को चुन चुन कर ध्वस्त करवाया औरंगजेब। उसका कोई कैसे तारीफ कर सकता है? उसका जो तारीफ करे तो उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए सर, एकदम होनी चाहिए। किसी पार्टी के रहे, ये बात यहाँ धर्म की बात है, यहाँ देश की बात है, तो यहाँ किसी पार्टी के रहे उनको ऐसे गद्दार को का तारीफ नहीं करना चाहिए। किसी को कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एकदम होनी चाहिए एकदम। जहाँ तक मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब का ताल्लुक़ है, औरंगज़ेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं, या पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें हो रही हैं और ये कोई वजह नहीं कि इसके लिए किसी को सस्पेंड किया जाए। पर भाजपा विधायक तो कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नहीं, भाजपा वाले को, ये भाजपा के जो विधायक हैं मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की, और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते हैं। जिनको करना वो करते नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि उनको बुलाइए, यूपी में हम देख लेंगे अबू आदमी। नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले, आजमगढ़ के ही रहने वाले, और उन्हीं के स्टेट से कई बार वो एमपी भी बने हैं। तो योगी जी और अबू आसिम आजमी साहब, उनका अपना मसला हो सकता है। मैं सिर्फ एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक बात यह है कि औरंगज़ेब एक अच्छे हुक्मरान थे, ये हिस्टोरियंस का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये खालिद अनवर, जी हाँ, जेडीयू के एमएलसी हैं, और सवाल है कि औरंगजेब को बेहतर हुक्मरान बता रहे हैं, अच्छे हुक्मरान, और कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन्होंने कुछ विवादित काम किया था। बड़ा ही धीरे ढंग से अपनी बात रख दे रहे हैं और कह रहे हैं ये एकेडमिक डिस्कशन है, ये संसद में, विधानसभा में होना नहीं चाहिए। तो एकेडमिक डिस्कशन कहाँ होना चाहिए? सड़क पे। कमाल की बात है, जो पूरे देश, पूरे राज्य के लिए जहां कानून बनता हो, वहां इस बात की चर्चा नहीं होगी तो चर्चा कहां होगी? सिर्फ सड़क पे।
लेकिन ठीक है, सियासत करने का अपना अपना नजरिया है, अपना अपना अंदाज है। जेडीयू के ही एक विधायक तो कह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं और जिसके बारे में बोल रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये कोई बीजेपी का नेता नहीं कह रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। रामबंधु वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। श्याम किशोर चौबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, औरंगजेब की तारीफ किस लिए की जा रही है? ये महज तुष्टीकरण है या ये माना जाए कि जो जेडीयू के एमएलसी कर रहे हैं वो शायद ऐसा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय चुनाव का है, औरंगजेब की तारीफ करके ये बताया जा सके कि जेडीयू भी मुसलमान की हिमायती पार्टी है, इसलिए औरंगजेब की तारीफ कर दो। जबकि कई सारे मुस्लिम क्लैरिक आजकल टीवी पर बोलते हुए सुने जाते हैं कि हम औरंगजेब हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं करता है, औरंगजेब को भारतीय मुसलमान अच्छा नहीं मानते हैं, ये बोलने वाले भी हैं। लेकिन खालिद अनवर को औरंगजेब अच्छा हुक्मरान क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, सवाल है कि ये केवल औरंगजेब मेरी समझ से खेला जा रहा है राजनीति में। हम 2025 में जी रहे हैं और बातें कर रहे हैं 1707 से पहले की। पहली बात यह है। और अगर ठीक है, औरंगजेब को ये पॉलिटिशियंस क्या निर्धारित करेंगे? सीधी सी बात है, हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस पे बेहतर वास्तव में बता सकते हैं। मैंने इतिहास उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए, जैसा कि अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि क्रूर शासक था, उससे बड़ा क्रूर कोई नहीं था, तो अशोक को क्या कहेंगे? अशोक ने भी तो क्रूरता की हद की थी। मंदिर तोड़ने की बात आती है तो आप भी गए होंगे या और बहुत सारे लोग गए होंगे। सारनाथ में जो सबसे बड़ा स्तूप था महात्मा बुद्ध का, धर्मराज का स्तूप, उसको किसने तोड़ा था? बनारस के राजा ने तोड़वाया था। तो वो अलग चीजें हैं। आज की राजनीति करिए, आज के विकास की बात करिए। औरंगजेब मेरी समझ से शासक था, एक शासक था, और शासन चलाने का अपना तरीका होता है। उसके लिए वो टैक्स भी लगाता था। हिंदुओं पे जजिया था तो मुसलमानों पे जकात भी थी। 3 किस्म की जकातें थी, और जो जकातें थी वो हिंदुओं पे लागू नहीं थी और जजिया मुसलमानों पे लागू नहीं था। और टैक्स जहां तक है, आज भी तो हम मतलब नमक, दाल, चावल, सब्जी, हर चीज पे हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। टैक्स की संरचना ऐसी है कि 4-5 साल से वो घट रही है, बढ़ रही है, कुछ निर्धारित नहीं हो रहा है कि कितना टैक्स देना है। 28% से 5% पे आते हैं, 5% से 10% पे जाते हैं। तो वो शासक था। शासन का ये है, शासन का अपना अपना तरीका होता है। आज भी अब देखिए, डेमोक्रेसी है ना, उस समय तो शहंशाही शासन था। डेमोक्रेसी में भी आज भी वही हाल है कि हमको विधायक चाहिए, हमको सांसद चाहिए, चाहे जैसे हो जाए, चाहे जो हो जाए। अभी कुछ दिनों पहले मैं एडीआर की रिपोर्ट पढ़ रहा था। अपने जो सांसद गण है 543, उसमें अब ठीक से संख्या मुझको याद नहीं है, 240 या 42 डॉक्टर, दोनों राजनीतिक विश्लेषक हमारे रामबंधु जी और डॉक्टर संजय बताएंगे बढ़िया, कि उसमें 240 या 45 पे आपराधिक मुकदमे हैं। कोर्ट भी बोलता है कि नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, हमारी सरकार कह चुकी है कि ऐसे मामलों का हम 6 महीने में निष्पादन करा देंगे। इसके बावजूद है उस 240-42 में कई पर गंभीर आरोप हैं, हत्या, रेप आदि के आरोप हैं, डकैती के आरोप हैं। तो वो वैसे चलता है। अब राजनीति सबकी अपनी अपनी है, चाहे जैसे चल जाए। औरंगजेब के नाम पे अगर वोट मिल सकता है तो लोगों को जरूर लेना चाहिए, मैं तो यही बात कहूंगा। औरंगजेब के नाम पर हाँ जी, एक चीज पंकज जी मैं कहना चाहूंगा। औरंगजेब में चाहे जितनी खराबियां हो, लेकिन मेरी समझ से जो लोग बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं, वो एक अच्छा शासक भी था। अच्छा इस सेंस में कि उसने शाही खजाने से वो 1 पैसे नहीं लेता था। वो टोपियां बना के, सिल के और उसको बेच के अपना खर्च चलाता था।
तो ऐसा नहीं, औरंगजेब ने ही दक्कन को जोड़ा, जहां उसने जीवन के अंतिम 27 साल गुजारे। दक्कन में कौन लोग थे? दक्कन में हिंदू शासक तो नहीं थे, वहां सुल्तानों का राज था, वो चाहे बीजापुर हो, चाहे गोलकुंडा हो, चाहे अहमदनगर हो। किसने जोड़ा था? तो ऐसा नहीं, अब हम 400 साल 300 साल या उससे भी पहले के साल का उल्लेख करके आज करेंगे, तो आज तो हमको आगे बढ़ना है ना। हम जो है सो बैलगाड़ी और हाथी और घोड़े के युग में नहीं है, हम जो है सो सुपरसोनिक जेट और उससे आगे के जमाने में हैं, हम परमाणु लैस हैं, हम परमाणुिक युग में हैं। तो हमको आगे की बातें करनी चाहिए, और पीछे की बात पॉलिटिशियन करते हैं और वो जानते हैं कि उनको कहाँ बढ़िया वोट मिलेगा तो वो करते हैं, लेट देम डू। नहीं, वो करते हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स लगाने की बात तो नहीं है ना। सिख धर्म गुरु के बेटों का कत्ल किस तरीके से किया गया, एक धर्म विशेष को किस तरीके से टारगेट किया गया, जजिया का प्रावधान क्यों किया गया, किस नजरिए से किया गया, सोमनाथ को कितनी बार तोड़ा गया। अगर आप विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो उसको क्यों तोड़ा गया। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण है जो ये बताता है कि राजधर्म का पालन जिस तरीके से एक राजा को करना चाहिए उसने किया नहीं, और अगर उसने किया नहीं तो फिर उसकी पूजा, उसकी सराहना एक हीरो की तरह क्यों। बड़ा सवाल ये एक लाइन में मैं बात खत्म करता हूं, फिर आप आगे बढ़ेंगे जी। कि ये कामाख्या मंदिर हो, महाकाल का मंदिर हो, वृंदावन का मंदिर हो, उसको कौन पैसे देता था, पहली बात। और दूसरी बात कि जब तोड़ने की ही बात आती है तो वही तो मैंने कहा कि धर्मराज का स्तूप किसने तोड़ा था। तीसरी बात, हम एक बहुभाषिक बहुधार्मिक देश में हैं, इसी देश में रावण को भी तो पूजने वाले हैं कि नहीं है? तो उनको क्या किया जाए, उनको क्या श्रीलंका भेज दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। मैं इतनी बात कह रहा हूं, फिर अपनी बात कहूंगा। ठीक है, आप वैलिड है, आप अपनी बात रख रहे हैं। श्रीलंका तो नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि इस देश के मूल में क्या है। ये एक गंभीर सवाल है, और सवाल ये है कि इस देश के मूल में क्या है, और वाकई एक बहुसंख्यक के खिलाफ। जैसे मैं एक उदाहरण दे लूं, शायद भूल जाऊंगा। हाँ, इसी देश में झारखंड नामक राज्य है, जहां पर रांची शहर में, जो यहाँ की राजधानी है, वहां पे दशहरा के बाद रावण दहन का बहुत बड़ा आयोजन होता है, विशाल आयोजन होता है, हजारों लोग जुटते हैं। और यहीं के एक चीफ मिनिस्टर ने, और वो रावण दहन करते हैं चीफ मिनिस्टर परंपरागत रूप से, यहीं के एक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम जो हैं सो रावण हमारे ये रहे पूज्य हैं, हम जो है सो उस पर तीर नहीं चलाएंगे, और उन्होंने नहीं चलाया था। तो क्या किया जाए उन लोगों का, बताइए। नहीं, ठीक है, ये किया था, लेकिन ये नहीं हुआ ना। औरंगजेब पर तो ये भी आरोप है डॉक्टर संजय, लाखों हिंदू को जबरदस्ती मुस्लिम बनाने पर मजबूर किया था, ये भी तो आरोप है ना। औरंगजेब पर इस तरह के भी तो आरोप हैं डॉक्टर संजय। आरोप नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे साम्राज्य को शरिया आधारित फतवाए आलमगीरी के माध्यम से संचालित किया था। लंबा शासनकाल रहा है औरंगजेब का, 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया था। तो आप ठीक है, वो मोनार्की सिस्टम था, राजा ही था, लेकिन राजा को एक धर्म थोपने की इजाजत कहां से मिलती है। जो अकबर कभी कहता था दीन इलाही चलाया और सर्वधर्म संभाव की बात किया, औरंगजेब ने तो कहा कि नहीं, आपको तो मानना होगा जो एवरीवन टू फॉलो इस्लामिक लॉ। तो ये इस्लामिक लॉ मानने की बाध्यता अगर औरंगजेब ने शुरू की थी तो इसकी बात कैसे नहीं की जाएगी। और इतिहास अतीत नहीं होता है, इतिहास अगर अच्छे हैं उसकी भी चर्चा होगी, और अगर इतिहास में कमियां हैं तो उसकी भी चर्चा होगी। अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया था, औरंगजेब ने फिर जजिया कर हिंदुओं पर शुरू कर दिया। तो क्या हिंदू हैं इसलिए ये मुगल आए थे कितना भारत में,
ये भारतीयों को जो गुलामी की आदत है, इसको हम लोग भूल जाते हैं। कितने मुगल आए थे और कितने भारतीय थे उस समय। अगर वो हिंदुस्तानी मिलकर के अगर उस बाबर का सामना करता जो कुछ घुड़सवार लेकर के आए थे, शायद ये स्थिति नहीं। तो अगर अकबर ने कुछ अच्छा किया, इसकी भी चर्चा होती है, लेकिन अकबर ने कुछ गलत किया, इसकी भी चर्चा होती है। इतिहास में समीक्षा होती है। और इस देश की जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है यूपीएससी, वो यूपीएससी में 1 से 2 सवाल औरंगजेब पर होते हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी टेस्ट का परीक्षा हो या मेंस की परीक्षा हो। धर्म परिवर्तन तो इसने कराया, मूर्ति भंजक था, मंदिरों को इसने तोड़ा। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? ठीक है, मुगलों का दक्षिण में विस्तार नहीं हुआ था, औरंगजेब ने दक्षिण में विस्तार किया, लेकिन उस विस्तार को रोका किसने? यही इन्हीं मराठों ने तो अपनी ताकत दिखाई महाराष्ट्र में जाकर के, और वहीं पर महाराष्ट्र में इस व्यक्ति की मौत भी होती है। तो मराठों के साथ सिखों के जो जिसकी चर्चा भी आप कर रहे थे कि उनके बेटों को कैसे दीवार में चुनवा दिया था और कैसे उनका गर्दन काट दिया गया था, तो ये क्रूरता की पराकाष्ठा नहीं है तो और क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा कि बहुत समावेशी शासक था? वो क्रूर तो था ही, अत्याचारी तो था ही, धर्मांध तो था ही, इस्लामिक लॉ को इम्पोज तो कर ही दिया था। और की बात तो छोड़ दीजिए, उसका अपना भाई दारा सिको, जो फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी हर विषय की समझ थी उसको, वेद का ज्ञान उसके पास था। और गंगा जमुनी जो हम लोग तहजीब की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब उसी दारा सिकोह ने शुरू की थी। उन्होंने ही कहा था कि गंगा जमुनी तहजीब का पालन होना चाहिए, मतलब हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। दारा सिकोह के साथ औरंगजेब ने क्या किया। और मैं एक और उदाहरण देता हूं। जिस पिता को इसने आगरे के किले में बंद किया था, कभी मैं उसकी लाइन विस्तार से बता दूंगा। जब गर्मी के दिन आए और शाहजहां ने कहा कि छोटी सी एक मेरी फरमाइश है, गर्मी बढ़ गई है, मुझे प्यास भी अधिक लगती है, जरा मेरा पानी बढ़ा दिया जाए। खाना तो जो भी मिलता है मैं उससे काम चला लेता हूं, लेकिन इस गर्मी में प्यास मैं नहीं बुझा पाता हूं। तो जो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके फरमान को पहुंचा दूंगा राजा के पास। और वो पहुंचाता है औरंगजेब के पास। औरंगजेब कहता है उनको जितनी पानी मिलती है, गर्मी बढ़ जाए या गर्मी घट जाए, उसी पानी से उनको काम चलाना पड़ेगा। और शाहजहां ने लिखा, कैसा मुल्क है जहां पर एक धर्म के लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं, और एक मेरा पुत्र है, मैं जिंदा हूं और मैं कह रहा हूं कि थोड़ी मेरी प्यास अधिक लगती है, पानी की जरूरत अधिक होती है, और उसने कहा कि नहीं, जितने पानी मिलते हैं उसी से उनको काम चलानी होगी, वो जीवित रहे या नहीं रहे। इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? कभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर बात कर लेंगे अलग से। वो जो कह रहे हैं ना खालिद अनवर, वो दीन बचाओ देश बचाओ, इसी गांधी मैदान में पटना में किए थे सम्मेलन, और उसके बाद नीतीश कुमार उनको जेडीयू में ला करके और उनको एमएलसी बना दिए, और उसके बाद वो खालिद अनवर का दीन बचाओ देश बचाओ वाली बात खत्म हो गई। मुसलमान ठगे हुए महसूस किए, कहे कि हम लोगों का जुटान इसीलिए केवल हुआ था। तो वो खालिद अनवर जो एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो कभी हम लोगों से कर लें कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, उसके इकोनॉमिक से लेकर के, और उसके जो धार्मिक नीति से लेकर के, और उसके टैक्स से लेकर के, और कैसे उसने अफीम की खेती को प्रमोट किया कि ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू का प्रोडक्शन हो। इंडिगो का और ओपियम का, ये 2 चीज का उन्होंने बढ़ावा दिया था, क्योंकि उसकी मांग उस समय मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर थी। तो मैं बता रहा हूं ना कि समग्रता में अगर इसकी समीक्षा होगी तो औरंगजेब की समीक्षा कभी भी एक वैसे शासक के रूप में नहीं कही जा सकती है जिसने समावेशी समाज को समझा, जिसने शरिया लागू किया, शरिया थोपा, क्रूरता की हदें उसने पार की। अब जिंदा किसी के बेटे को उसके सामने दीवार में चुनवा दिया जा रहा है, उनके गर्दन को काट करके और वहीं फेंक दिया जा रहा है उपहार के स्वरूप,
और अपने पिता अपने भाई के साथ उसने जो क्या व्यवहार किया, ठीक है, मैं ठीक ये है, नहीं कहता हूं ठीक कि है, जो दूसरे शासक ठीक है, थे पर उनमें कमियां नहीं थी। पर एक चीज बड़ा साफ दिखाई पड़ता है। चौबे जी मुस्कुरा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके पास आ रहा हूं, बहुत सारा जवाब आप देंगे भी डॉक्टर संजय का। पर राम बंधु बस जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जेडीयू ये दो फाड़ क्यों दिखाई पड़ रही है? आरजेडी बड़ा टेक्टिकली इस सवालों से किनारा कर ले रही है, पर जेडीयू में दो फाड़ दिख रहा है। जो संजीव सिंह हैं वो कह रहे हैं कि जो भी ऐसा बात करता, पहले धर्म ऊपर है, राष्ट्र ऊपर है, इस तरह की बात करने वाले को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। और यहीं पर नहीं रुक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह अगर औरंगजेब आज जिंदा होते तो उनको फांसी दी जाती। आप कैसे देख रहे हैं बिहार में सियासत जेडीयू में ही क्यों होने लगी? जी, महाराष्ट्र का औरंगजेब अब बिहार में आ गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसकी आवाज बीजेपी की ओर से नहीं उठी है, ये जदयू की ओर से उठी है और उठाने वाले भी अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं। तो जदयू के अंदर जो आरजेडी और बीजेपी के प्रभाव वाला जो खेमेबाजी है, वही उनकी ही टकराहट औरंगजेब के मुद्दे पे इस वक्त हो रही है। मुझे लगता है कि आप देख लीजिए कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर के कुछ विवादास्पद बयान दिया था। उस वक्त तो जदयू उन पे ही, यानी आरजेडी पे ही अटैक कर रही थी। वो पटना हनुमान मंदिर में तो सुंदरकांड का पाठ करने चली गई थी। और आप जदयू के कोई भी विधायक या कोई भी नेता इस तरह के बयानबाजी से अब तक बचते आए हैं। बिहार के बाहर सांप्रदायिक बिंदुओं पे बयानबाजी होते रहता है, लेकिन जदयू के नेता अब तक बचते आए हैं। तो ये एक पहला, मुझे लगता है कि ये पहला मौका है जब इस तरह का सबसे विवादास्पद बयान औरंगजेब के नाम पे जदयू के खालिद अनवर जी ने दिया है। तो इसको डिकोड करने की जरूरत है कि ये उनके सीधे अपने मन की उपज है, या वो जहां तक उनके बारे में सुनने को आता है कि वो आरजेडी खेमे के प्रभावित हैं, तो क्या वो वहां से कोई इस तरह की उनको नियंत्रण या कोई संदेश मिला है क्या कि वो इस विवाद को जदयू में घसीट दें? तो ये समझने वाली बात है। मुझे लगता है कि ये जदयू का जो खेमेबाजी है, उस खेमेबाजी का ये परिणाम है और इसमें नीतीश कुमार असहज हो जाएंगे। नीतीश कुमार के लिए इस तरह का जो बयानबाजी या बिहार में इस वक्त जब सीटों का बंटवारा और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सभी बातों से ऊपर अब औरंगजेब हो गया है, तो इसका प्रभाव तो नीतीश कुमार पे पड़ेगा ही। तो नीतीश कुमार असहज हो गए हैं। ये निश्चित रूप से आरजेडी का जो प्रभावशाली खेमा है, उसके द्वारा किया गया पहल है। मुझे नहीं लगता कि ये इनकी व्यक्तिगत उपज है। हाँ, जहां तक बात औरंगजेब की है, तो केवल औरंगजेब ही नहीं, जितने भी मुगल शासक थे वो सब पराए थे, भारत आए थे, भारत को लूटने आए थे, बस गए। और वो सब हिंसा के जरिए ही तो अपना साम्राज्य स्थापित किए। और उनका हिंसा का जो तरीका था, जो पैमाना था, वो धार्मिक हिंसा ही था, जो हिंदुओं के विरुद्ध था। और इसी क्रम में अगर वो कोई छोटी मोटी अच्छी बातें या अच्छा काम उनके द्वारा हो गया हो, तो इससे उनको कोई महान नहीं कर सकता। लेकिन जदयू का नेता इस तरह की बातें बोल रहा हो, तो ये नीतीश कुमार को अपने ही लोगों के द्वारा घेरने का एक प्रयास है। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से इस बिंदु पे जदयू स्पष्ट रूप से दो फाड़ में है और बीजेपी भी आक्रामक है। अगर बीजेपी को आप समझ लीजिए कि एक हिंदुत्ववादी नैरेटिव चलाने का स्पेस मिल गया, तो उसका प्रभाव भी नीतीश कुमार पे पड़ेगा। अगर बीजेपी हिंदुत्व के सहारे अपनी सियासी जमीन का विस्तार करने में सफल हो जाती है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही अप्रासंगिक होंगे। ऐसा नहीं है कि वो महागठबंधन पे या कांग्रेस पे इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका सबसे अधिक प्रभाव नीतीश कुमार पे पड़ेगा। तो मैं इस पूरे बयानबाजी को इसी तरीके से डिकोड कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ही घेरने का एक प्रयास है, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे कुर्मी एकता रैली हो, और अब औरंगजेब हो। अब नीतीश कुमार की अपनी पकड़ इतनी कमजोर हो गई है कि कई घंटे बीत चुके हैं, पार्टी के कोई बड़े नेता का बयान नहीं आया है, चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, या स्वयं नीतीश कुमार के द्वारा भी कोई इस तरह का बयान नहीं आया हो। और ये जो बयान कई नेता, अब तो बीजेपी के कई नेताओं ने प्रहार किया है। लोगों ने कहा है इनको हटाइए। अगर इनको नहीं हटाएं, ये बात अगर मांग होती रही, इनको हटाया नहीं गया, तो फिर क्या होगा? इनके नहीं हटाने की स्थिति में एनडीए के भीतर नीतीश कुमार कितना सहज होंगे, और अगर इस तरह का विवाद कहां जाके थमेगा?
जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक थमेगा नहीं, और जब तक थमेगा नहीं तो नीतीश कुमार को किस तरीके से घेरने का प्रयास हो रहा है, उनके पार्टी पे उनकी जो पकड़ है वो कमजोर हो रही है, इसका भी एक प्रमाण है। अब चलिए, औरंगजेब का आप देख ये रहे हैं कि प्रमाण सिनेमा है, पर ये संजीव सिंह को लेकर के तो पहले से भी पार्टी असहज है। ये वही संजीव सिंह हैं जिन्होंने जेडीयू को विश्वास मत के दौरान कहा यह जाता है कि ये जेडीयू के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार नहीं थे, इनको जैसे तैसे वोट करने के लिए लाया गया। जब आरजेडी की पूरी खेल खराब हो गई तब अंत में ये संजीव सिंह, डॉक्टर संजीव पहुंचे थे वोट करने के लिए। श्याम किशोर चौबे जी, सवाल उठता है कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये अबू आजमी ने शुरू की। ये जो कंट्रोवर्सी है उससे खालिद अनवर को भी बचना चाहिए था, लेकिन खालिद अनवर हो, अबू आजमी हो, और अगर हम इतिहास के पन्ने को भी पलटें तो औरंगजेब को क्रूर शासक बाय एंड लार्ज माना जाता है कि मुगल वंश में औरंगजेब क्रूर था। ये बहुत आप माइन्यूट स्टडी करें तो कुछ ऐसे पहलू के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं जो हर चीज़ को जस्टिफाई करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं नादिर शाह तैमूर लंग महज एक लुटेरा था। वो ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि लुटेरा ही नहीं था। नादिर शाह ने क्या लिखा था कि वो हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के देश को बार बार क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों लूट रहे हैं, उसमें एक इस्लामिक एंगल था। और खुद उन्होंने अपनी बातों में ऐसा कहा है और बहुत सारे फॉरेन राइटर्स ने लिखा है। ये इंडिया में ऐसा एक चलन है, मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं वो इस तरह की बात करते हैं, उसको भी जस्टिफाई करते हैं। आप जो कह रहे थे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इन लोगों के द्वारा भी कि औरंगजेब की तारीफ करने के लिए ये सड़क पर उतर गए? सड़क पे उतर गए नहीं, किस कंटेक्स्ट में कहा वो करना चाहिए। मतलब मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि ठीक है हम हिस्ट्री को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे बिहार में ही नालंदा नामक एक विश्वविद्यालय था जो दुनिया का सबसे नामी विश्वविद्यालय था, और संयोग से वहीं के रहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और 20 साल से हैं। एक नालंदा जैसा विश्वविद्यालय तो बनवा देते कम से कम, कि वो याद आता कि हाँ यहाँ नालंदा हुआ करता था, ऐसा विश्वविद्यालय मैंने बनवा दिया, ऐसी पढ़ाई हो रही है उच्च कोटि की, जहां विश्व भर के लोग मतलब एडमिशन के लिए लालायित रहते हैं, बड़ी टफ कंपटीशन के बाद आते हैं। मेरा कहने का पहला ये मतलब था कि हमको आगे सोचना चाहिए। अब हम औरंगजेब और अशोक के कंट्रोवर्सी में जाके क्या हासिल करेंगे? अभी जो है सो हम केवल गलथोथी बतिया सकते हैं कि हाँ ऐसा था वैसा था। अरे अशोक ने, औरंगजेब ने अपने भाइयों का कत्ल कराया तो अशोक ने भी तो कराया था, नहीं कराया था क्या? तो उन चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना है कि जो सत्ता पे होता है उसको हम भले बहुत गार्डेड वे में कहते हैं कि वो संवेदनशील होता है, लेकिन सत्ता पे बैठे लोग संवेदनशील नहीं होते हैं, उनको कड़ा होना पड़ता है। जो राजा होता है उसको कड़ा होना पड़ता है, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, लुंज पुंज रहेगा तो नहीं चलेगा। मैं ऐसा नहीं है कि औरंगजेब की बढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन हाँ हमको देखना चाहिए कि अच्छाई भी थी, खराबी भी थी, हर आदमी में होती है और हर शासक में होती है। किस शासक में नहीं? कोई एक शासक, मतलब आदिकाल से आप लीजिए आज तक पूरी दुनिया में कौन ऐसा शासक है जो, आप देखिए ना ट्रंप क्या क्या निर्णय ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, राम बंधु जी ने सही कहा कि वो इनका एक तो इनर कन्फ्लिक्ट है, पार्टी व्यक्ति का कन्फ्लिक्ट है, पार्टी के अंदर का कन्फ्लिक्ट है, और जो होता है शुरू से आता है, मतलब आप कहेंगे कि मैं जनरलाइज कर रहा हूं, लेकिन शुरू से आता है कि एक शासक जो है सो अपने प्रतिद्वंदी के यहाँ अपने कुछ लोगों की पैठ बना देता है, हमेशा बना देता है, और वो उसके लिए खेलते रहते हैं। अभी उदाहरण है, अभी कांग्रेस में चर्चा चल रही थी मणिशंकर अय्यर को लेके कि भाई वो तो उधर के हैं, और लोगों का, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आगे की होनी चाहिए। औरंगजेब को पूज कौन रहा है? सवाल यह है कि औरंगजेब की कोई पूजा तो नहीं कर रहा है, लेकिन आउटराइट उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाए ऐसा नहीं। वो तो हिस्ट्री में एक जगह बना के गया है, लंबे काल तक वो रहा, सबको नहीं किया जा सकता। 1857 में जो हमारा गदर हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने ही किया था। बहन की
कलाई पे से राखी बंधवा के उसका धर्म किसने निभाया था? हुमायूं ने निभाया था। तो था, लेकिन हम उसको भज के नहीं चल सकते, उसको हम हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। पहली बात, हिस्ट्री पढ़ के हम उससे आगे सीख ले सकते हैं अपने वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए। मैं किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी को लेके भजते रहना और निकालो और रखो, ये तो पार्टी का इंटरनल मामला है, वो निकाले चाहे रखे, उसमें हम अब तो कुछ कर नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो कर सकते हैं सो कर रहे हैं, अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मेरा सुझाव है, और बल्कि चुनाव भी है, अब चुनाव आने वाला है, जदयू हो चाहे भाजपा हो चाहे खुद नीतीश जी हो, जरा एक घोषणा कर दें कि हम एक दूसरा नालंदा यहाँ बनवाने जा रहे हैं बिहार में। बिहार का नाम हो जाएगा, यहाँ खनिज वनिज है नहीं, रेवेन्यू का उतना साधन नहीं है। अगर नालंदा बन जाए तो फिर मतलब वो नालंदा उस कैडर का ये नहीं है कि जो पढ़ाई होती थी वही पढ़ाएंगे। आज के संदर्भ में आप पढ़ाइए नए नालंदा में, ताकि जो मैस्चुएट्स में MIT है वो फेल कर जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा था श्याम किशोर चौबे जी आप ये मांग करेंगे कि नालंदा में बख्तियारपुर है और बख्तियारपुर बख्तियार खिलजी के नाम पर है, और उस लाइब्रेरी को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। कैसा आदमी था जिसको किताबों से इतनी दुश्मनी थी, अगर इतिहास समीक्षा करेगा तो कैसे ये भूल जाएगा कि विश्व के इतने बड़े विश्वविद्यालय को मिट्टी में मिलाने का काम किसी ने किया था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। और आज भी उसको हम याद करने के लिए उसके नाम का शहर बसाए हुए हैं, और 20 साल से बने मुख्यमंत्री उसके नाम को मिटाते क्यों हैं? मुझे लग रहा था शायद आप ये मांग करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा नालंदा विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया गया है। भले ही जो इतिहास काल में जब फायान, वेनसांग और इस तरह के लोग आते थे, ट्रैवलर, और उन्होंने जबरदस्त तारीफ की थी, हम उस तरह का विश्वविद्यालय बनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये तो लगता है भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ये तो 20 साल हो गया ना पंकज जी। हाँ, नहीं, आपकी बातों से मैं सहमत हूं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, लेकिन वो क्या माइंडसेट है, वही तो हम कह रहे हैं। वो किस तरह का आदमी था जिसने किताब को ही जला दिया कि भाई इस और 6 महीने तक किताबें जलती रहीं। जी, वो जलती रही, मैं मानता हूँ। बख्तियार खिलजी की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन निंदा करने से केवल नहीं होगा, उससे ऊंचा जाके हम उसको नीचा साबित कर नीचा दिखा सकते हैं। बिल्कुल, हम आपके इस बात से सहमत हैं। किताबें जलाने की बात आएगी तो बनारस में एक आश्रम की तो सारी किताबें कौन फेंकवा दिया, वो भी तो देखेंगे ना। हाँ, तो बिल्कुल देखेंगे। उससे कैसे बचेंगे? कौन बचेगा? नहीं, उससे कैसे बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। डॉक्टर संजय, आपको लग रहा है आने वाले समय में यह मुद्दा बड़ा होने जा रहा है बिहार में? नहीं, पहली चीज तो कि मैं श्याम किशोर चौबे जी को इनवाइट करूंगा पटना कि वो आए और मेरे साथ चलें कि कैसे 200 एकड़ में जो नालंदा विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अब चूंकि ये नहीं देखे हैं, इस वजह से इनकी जिज्ञासा होगी कि काश वो नालंदा बनता। वो जो खंडहर का जहां नालंदा है, उससे काफी आगे जाकर के राजगीर की घाटी में 200 एकड़ में, जरा मैं आपको भी इनवाइट करूंगा कि आप चलिएगा मेरे साथ। और जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना है ना, वो शायद विश्व के कुछ जो यूनिवर्सिटी हैं उनके मानकों पर वो बनाया गया है और इको फ्रेंडली बनाया गया है। मैं तो वहां गया हूं कई बार सेमिनार में भाग लेने, तो कभी चलना चाहिए, देखना चाहिए उसको। और जो खंडहर है उसके बगल में भी नालंदा यूनिवर्सिटी एक है जो चल रहा है, बगल में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की भी शाखा रखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बख्तियार खिलजी ने एक नालंदा को जला दिया तो हमारी अस्तित्व को जला दिया। वो क्रूर था, वो आतताई था, वो विवादास्पद था। तो ठीक है, बिल्कुल इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन इतिहास का जो दर्द है, उस दर्द को अगर आप कुरेदिएगा तो फिर तो वो छलकेगा ही दर्द। किस क्रूरता का उन लोगों ने परिचय दिया। क्या भारतीय अगर सहनशील हैं, भारतीय अगर समावेशी हैं, भारतीयों का तो यही दोष है।
और इसीलिए तो शक आए, हुन आए, मंगोल आए, चंगेज आए, सारे लोग आए, लेकिन क्या इस धरती की संस्कृति को, मिट्टी की महक को कोई मिटा पाया क्या? और बख्तियार खिलजी के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि उस विश्वविद्यालय और उस लाइब्रेरी को जलाने के पीछे कारण क्या क्या था, जिसमें 3 महीने तक आग जलती रही, इतनी सारी किताबें थी। चूंकि उसी को स्वस्थ किया था वहीं के एक वैद्य ने, जो लेप लगा दिया था फारसी में लिखे हुए उस कुरान शरीफ के पन्ने पर, और उन्होंने कहा कि रोज आप अपने शासक को कहिएगा कि एक पन्ने को पढ़ेंगे, और जैसे ही उस पन्ने को वो पलटते थे थूक लगा करके, वो धीरे धीरे उस दवा का असर हुआ और स्वस्थ हो गए। और जैसे ही स्वस्थ हुए, उनको लगा कि इतना ज्ञानी व्यक्ति इस नालंदा में है, उसका कारण में तो ये किताबें ही हैं। और उस किताब को उसने जलाया। तो बिल्कुल बख्तियार खिलजी को अगर कोई गर्व से नाम लेता है या उन्हें तिरस्कृत करके नाम लेता है, लेकिन जो इतिहास ने भोगा, जो इतिहास ने समझा, प्रेरणा तो हमको लेनी पड़ेगी वहां से। और फिर इतिहास को कुरेदने वाले लोगों को भी समझना चाहिए। क्या एकेडमिक डिस्कशन कराएंगे ये भाई? एकेडमिक डिस्कशन क्या कराएंगे खालिद अनवर जी? करा ले एकेडमिक डिस्कशन कि औरंगजेब कहाँ जो था ये था। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, हम अतीत में नहीं लौटेंगे, लेकिन जो अतीत में जिस तरह से जो कल्चरल जो पॉलिसीज बनाया था औरंगजेब ने, जिसकी वजह से भेदभाव, उस कालखंड को तो हम नहीं मिटा सकते हैं जिसमें लोगों ने भोगा था। अब ये सिखों के जो गुरु थे तेग बहादुर, जिस तरह से उनके बच्चों को चुनवा दिया, उनकी हत्या कर दी, ये तो शिवाजी की बहादुरी है ना, कि मराठों ने रोक दिया बीजापुर और गोलकुंडा, और सिखों पर तो ये कब्जा कर लिए पश्चिमी पर, लेकिन मराठों को क्यों नहीं ये पराजित कर पाए? पूरा 27 साल इनका जीवन का लग गया उसी महाराष्ट्र में, लेकिन मराठे तो जरा भी नहीं झुके। तो हमारे प्रतीक शिवाजी होंगे, हमारे प्रतीक वो वीर मराठे होंगे जिन्होंने कुर्बानी देकर के भी अपनी मातृभूमि और अपनी संस्कृति और अपने जो कल्चर, उसके प्रति वो कहीं ना कहीं से खड़े रहे। औरंगजेब कहां से प्रतीक हो जाएंगे? ये लुटेरे और ये जो क्रूर शासक जिन्होंने अपने भाइयों से लेकर के अपने पिता को इसलिए कैद में डाल दिया कि इनको गद्दी पर बैठनी थी। नहीं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर संजय, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पे जेडीयू समर्थन देता दिख रहा है, इसलिए जेडीयू में कुछ चेहरे जो हैं अपनी सियासत को बचाने के लिए इस तरह का बयान नहीं देंगे तो प्रो मुस्लिम क्यों दिखेंगे। ये मुझे लगता है कि प्योरली पॉलिटिकल है। क्या कहते हैं राम बंदोबस्त जी? ये राजनीतिक मुद्दे ही हैं। आप देख लीजिए कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जदयू के विधायक इस तरह की बातें कभी करते नहीं थे। और आपने सही कहा, अब तक तो वो हर मुद्दे पे बीजेपी के साथ दिखाई देते थे, लेकिन ये नीतीश कुमार को उन्हीं लोगों के द्वारा घेरने का, कि एक तरफ तो वो औरंगजेब के मुद्दे पे उनके विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोकसभा में बीजेपी का साथ दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो एक कवायद है, वो यहाँ का राजनीतिक माहौल जो जदयू के अंदर खेमेबाजी रही है और उन लोगों बाहरी पार्टियों का उन पे जो प्रभाव हो रहा है, उसी का एक परिणाम है। और उसी के जरिए नीतीश, आप देख लीजिएगा कि उनकी जो हमेशा मांग हो रही है कि हम 123 सीट से कम नहीं लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार उनको असहज किया जाएगा। और नीतीश कुमार का इन दिनों पिछले लगभग जो 3-4 महीनों में अपनी पार्टी पे जिस तरीके से पकड़ कमजोर हो रही है, तो उसी को उभारने के लिए लोगों को ये समझ में आना चाहिए, खासकर उनके अपने वोटर्स को, जो उनके कुर्मी कुशवाहा लघु समीकरण है या कि पिछड़ा समाज है, उनको ये समझ में आनी चाहिए कि अब जदयू का कुनबा बिखर रहा है, अब नीतीश कुमार सबको समेट नहीं सकते हैं। और ये मसला आप देख लीजिए कि बैठे बिठाए बीजेपी को एक इतना बड़ा डिस्कोर्स मिल गया है। अब बीजेपी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मसला कहां थमेगा? क्या उस एमएलसी को बर्खास्त किया जाएगा या बिना बर्खास्त किए बीजेपी शांत हो जाएगी? अगर बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह का बयान दिया है, और एक स्वाभाविक भी है, ये औरंगजेब का मुद्दा बीजेपी की ओर से नहीं उछाला गया है, ये तो महाराष्ट्र में था।
ये बिहार के एनडीए का वो हिस्सा नहीं था, लेकिन जब ये बैठे बिठाए बीजेपी चलिए, की झोली में मुद्दा आ बिल्कुल गया, बिल्कुल ये रुकेगा बिल्कुल। कहाँ पे? तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र में तो अबू आजमी पे एक्शन हो गया। खालिद अनवर पर क्या होगा? पार्टी के भीतर से दबाव बढ़ रहा है, आरजेडी चुप्पी साधे हुए है, बीजेपी के नेता लगातार मांग कर रहे हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि जेडीयू के का शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या फैसला करता है। बिहार की बात में फिलहाल इतना ही। रामबंधु बख्श जी, श्याम किशोर चौबे जी, डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।